हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11th की जो बायोलॉजी है, हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और मैं लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सीरीज हमारी कंटिन्यूअसली है। क्लास 11th की जो हमारी बायोलॉजी है उसका पहले चैप्टर से ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के भी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज का लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर रहेगा और ये लाइन बाय लाइन है। एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है वो अपने सामने रखनी होगी और साथ साथ में जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं उनको आपको नोट करना होगा और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि यहां पर समझ में नहीं आया, यानी जहां पर आपको डाउट्स रह रहे होंगे, डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, तो हम अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है आज का दैट इज द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ता है। Factors affecting enzyme activity. The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. यानी एंजाइम की एक्टिविटी को जो है अफेक्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है जब हम कंडीशंस को चेंज करेंगे और वो कंडीशंस जो है वो अल्टर करती है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। यानी प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर, उस 3D स्ट्रक्चर में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नॉन कोविलेंट इंटरेक्शंस। नॉन कोविलेंट इंटरेक्शंस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी तरीके से आपके जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वेंडर वाल्स इंटरेक्शंस, और आयनिक इंटरेक्शंस। दीज आर सम ऑफ द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब आप कंडीशंस को चेंज करते हो, उन कंडीशंस से क्या होता है, ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती है, ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो है ये डिसरप्ट हो जाती है और उनसे क्या हो जाता है, जब ये डिसरप्ट होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन जब आप कंडीशंस को चेंज करोगे उससे क्या होगा, उससे एंजाइम की जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो अल्टर हो जाता है और उससे एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। नंबर फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकंड पीएच, और थर्ड चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, या बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, अगर वो बाइंड होंगे उनसे भी एंजाइम पर इफेक्ट पड़ेगा, इसकी एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर और पीएच ये कैसे इफेक्ट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम्स जो है ये एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर फंक्शन करते हैं और पीएच पर फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर 9.5 में दिखाया गया है। यहां पर आप देख सकते हो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच है और नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम अपनी फुली फंक्शन जो है दिखाता है। अगर इस रेंज से आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आप पीएच को इंक्रीज करोगे, यहां पर आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक एंजाइम जो है, एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ही आप पीएच को इंक्रीज करोगे, इस रीजन से आगे इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम जो है, स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब अपने मैक्सिमम पर होती है। लेकिन जो ही इस टेम्परेचर से आप टेम्परेचर कम करोगे, इस रेंज से टेम्परेचर कम करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी।
या अगर ये टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, इस नैरो रेंज से आगे इंक्रीज करोगे, तो उससे भी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये जो नैरो रेंज ऑफ पीएच या नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है जिस पर एंजाइम फुली फंक्शनल होता है, इसको हम ऑप्टिमम पीएच जब पीएच की बात करेंगे, या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो ये ग्राफ है टेम्परेचर और पीएच के लिए, और इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच और टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक्टिविटी डिक्लाइन्स बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, यानी जब आप ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज या पीएच इंक्रीज करोगे तो एक्टिविटी पर असर पड़ेगा, या कम करोगे पीएच और टेम्परेचर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी एंजाइम की। लो टेम्परेचर पे क्या होता है? लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम, ये एंजाइम को प्रिजर्व करता है किस में? इनएक्टिव स्टेट में, यानी एंजाइम को ये प्रिजर्व कर देता है कि आप इनएक्टिव रहो, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? ये जो एंजाइम होता है इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइम किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन जो है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, हीट को इंक्रीज करोगे, तो प्रोटीन जो है ये डीनेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा डीनेचर। डीनेचर का मतलब होता है कि इसके जो बॉन्ड्स है वो टूटने लगते हैं। पहले नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे, उसके बाद अगर आप ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी टूट सकते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर क्या होता है? एंजाइम डीनेचर हो जाता है। डीनेचर मतलब इसके जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस है वो टूट जाते हैं, तो उससे भी क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की वजह से एंजाइम एक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है? विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, उससे क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन फर्स्ट राइजेस। पहले एंजाइम की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होने लगती है। जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी यानी स्पीड वो इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने लगता है बहुत ज्यादा जल्दी से। द रिएक्शन अल्टीमेटली, और रिएक्शन अल्टीमेटली रीच करती है मैक्सिमम वेलोसिटी को, जिसको हम वी मैक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप और ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो उसके बाद क्या होगा? फर्दर जो वी मैक्सिमम है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो सकती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और एक पॉइंट पहुंच जाता है जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो जाती है एंजाइम की। अब इससे आगे अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ऐड करोगे तो वी मैक्सिमम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी एंजाइम की एक्टिविटी अपनी वेलोसिटी जो है वो टॉप पर पहुंच जाती है। इसके अलावा सबस्ट्रेट को ऐड करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपके पास एंजाइम की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके एंजाइम्स हैं, 3 एंजाइम्स हमने लिए, ठीक है। अब ये तीनों एंजाइम्स जो है इनके 3 सबस्ट्रेट्स भी होंगे। ये मान लीजिए 3 सबस्ट्रेट्स है, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम्स थे, और ये लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम्स कितने थे? 3। अब ये तीनों सबस्ट्रेट अपनी अपनी एक्टिव साइट पर बाइंड करेंगे एंजाइम्स पर। इसका मतलब तीनों एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी है। पहले आपने एक ऐड किया था, एंजाइम की रिएक्शन, एंजाइम की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होने लगी। फिर आपने 2 सबस्ट्रेट्स ऐड किए, एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। फिर आपने 3 सबस्ट्रेट्स ऐड किए, यानी तीसरा सबस्ट्रेट ऐड किया, तो एंजाइम की एक्टिविटी वेलोसिटी और इंक्रीज होने लगी। अब आप चौथा सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो वहां पर कोई भी एंजाइम अब फ्री नहीं है, तो वी मैक्सिमम यहाँ पर जो है, जब आपने थर्ड ऐड किया उस पर वी मैक्सिमम अचीव हो गया। लेकिन अब आप फोर्थ सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो वो कहां पर बाइंड होगा? उसके लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से अगर आप सबस्ट्रेट्स ऐड भी करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल द एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर, क्योंकि ये आपको पता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? ये कम होते हैं, ठीक है, देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। एंड आफ्टर द सैचुरेशन, जब सैचुरेशन होती है, यानी जब सारे
एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाती है इन सबस्ट्रेट्स की वजह से। देयर आर नो फ्री एंजाइम्स, अब इसके बाद कोई भी फ्री एंजाइम नहीं बचता है जिसके साथ कोई एडिशनल सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए। तो इसके बाद वी मैक्सिमम जो है वो रीच हो जाता है, अब और एंजाइम की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो सेंसिटिव होती है कुछ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स के साथ, जब वो बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ, ठीक है। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल, जब बाइंडिंग इस केमिकल इस एंजाइम के साथ हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी ऑफ होती है, यानी आपने एक केमिकल लाया, वो जब बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम की एक्टिविटी शट हो जाती है, शट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, अब एंजाइम एक्टिविटी नहीं कर पाता है। इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिशन। एंड द केमिकल, और जिस केमिकल ने इसको इस इनहिबिशन में हेल्प किया है, इनहिबिट कर दिया एंजाइम को, उसको इनहिबिटर बोलते हैं, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एंजाइम है, ठीक है, और इस एंजाइम के साथ किसी इनहिबिटर ने क्या किया, ये इसके साथ, ये इसका सबस्ट्रेट नहीं था लेकिन ये क्लोजली रिजेंबल करता था सबस्ट्रेट के साथ। अब ये जो इनहिबिटर है ये इसकी एक्टिव साइड में बाइंड हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा एंजाइम था इसका जो नेचुरल सबस्ट्रेट था, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बनाया ये इसका नेचुरल सबस्ट्रेट है, लेकिन जब इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर बैठ गया, अब क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट इसका होता है नेचुरल सबस्ट्रेट, ये अब बाइंड नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्यूपाई वहां पर की हुई होती है, इनहिबिटर ने क्या ऑक्यूपाई किया होता है, एक्टिव साइट, ठीक है। यानी यहां पर जो ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, दिस इज एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनना क्या चाहिए था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इनहिबिटर ने एक्टिव साइट ऑक्यूपाई की, अब सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं बाइंड होता है। इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है और इसको इनहिबिशन कहते हैं। और इस केमिकल को क्या कहेंगे, इस केमिकल को इनहिबिटर कहा जाता है, इसको इनहिबिटर कहा जाता है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स, जब एक इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो क्लोजली किसके साथ मिलता है, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, और इनहिबिट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, इसको हम उस इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है। जैसे कि आपने यहां पर देखा, आपने क्या देखा, आपने इनहिबिटर को देखा, इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली रिजेंबल किसके साथ करता है, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। और ये इनहिबिटर कहां पर बैठ गया, ये एंजाइम के साथ बैठ गया, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट पर। तो ऐसे इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे क्योंकि ये कंपीट करता है विद द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट की शक्ल का जैसे उसकी शक्ल की एक कॉपी होती है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बाइंड करता है इस एक्टिव साइट के साथ, ये इनहिबिटर ये कंपीट करता है विद द सबस्ट्रेट टू बाइंड ऑन द एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट पर ये इनहिबिटर बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता है, ठीक है। ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट, ये कम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, किसके लिए, फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, यानी एक्टिव साइट के लिए ऑफ द एंजाइम। कॉन्स्टेंटली द सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट क्या करेगा, वो बाइंड नहीं हो पाएगा, एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम होने लगती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है इसकी इनहिबिशन कर देते हैं एक इनहिबिटर के साथ, उस इनहिबिटर को मेलोनेट कहते हैं। वो मेलोनेट जो है वो क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ, सक्सिनेट के साथ, जो कि एक सबस्ट्रेट होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है इसका इनहिबिटर है मेलोनेट, क्योंकि मेलोनेट क्लोजली रिजेंबल करता है सक्सिनेट के साथ। जब मेलोनेट बाइंड हो जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ, तब ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है ये इनहिबिट हो जाता है और ये सक्सिनेट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है प्रोडक्ट्स में। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेन्स। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए, बैक्टीरियल पैथोजेन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को आपको पता है क्लासिफाई किया जाता है, इनको नाम दिया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स को अभी तक डिस्कवर किया गया है, आइसोलेट भी किया गया है और इनको स्टडी भी किया गया है, इनका स्ट्रक्चर देखा गया है।
मोस्ट ऑफ दीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन ये कैटालाइज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और 4 से लेकर 13 सब क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर, और इनको अकॉर्डिंगली 4 डिजिट नंबर के साथ इनको नेम दिया गया है। ये जो 6 क्लासेस हैं इनके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना होगा, OTHLIL, ओठलिल में इसको बोलता हूं, या ठीक है। तो O फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेसिस, आगे जाके पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। T फॉर ट्रांसफेरेसिस, H फॉर हाइड्रोलिसिस, L फॉर लाइसिस, I फॉर आइसोमेरेसिस और L फॉर लाइगेसिस। ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेसिस या डिहाइड्रोजिनेसिस ये क्या करते हैं, दिस एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स। ठीक है, यानी ऑक्सीडो रिडक्टेसिस जिनको डिहाइड्रोजिनेसिस भी कहते हैं, ये ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन 2 सबस्ट्रेट्स के दरमियान करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक सबस्ट्रेट है S जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है, और S दूसरा हमारे पास है जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अब हमने ऑक्सीडो रिडक्टेसिस इसमें ऐड किए, तो ये जो हमारा S रिड्यूस्ड फॉर्म में था इसको S ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और जो S कॉमा वाला था ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसको S रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज किया गया। तो ऐसी रिएक्शंस को करने के लिए हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेसिस होते हैं। इसके बाद ट्रांसफेरेसिस। ट्रांसफेरेसिस क्या होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कैटालाइज करते हैं ऐसी रिएक्शंस जिनमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, यानी ग्रुप्स को ट्रांसफर किया जाता है। ये जो ग्रुप होता है ये अदर देन हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन के बगैर कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनको ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन द सबस्ट्रेट्स, बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबस्ट्रेट के साथ ग्रुप एडेड है और ये सबस्ट्रेट इसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं है। अब हमने ट्रांसफेरेस ऐड किया तो इसने क्या किया, इसने इस सबस्ट्रेट से ग्रुप को हटाया और इस सबस्ट्रेट के साथ इसको ऐड किया, इस सबस्ट्रेट के साथ इसको ऐड किया। तो ऐसी रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए कौन से एंजाइम्स लगते हैं, ट्रांसफेरेसिस। इसके बाद हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिनमें एस्टर बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, एथर बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो, यानी जिसमें हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर को ऐड किया जाता है और एस्टर बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है, एथर बॉन्ड्स को भी हाइड्रोलाइज किया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को भी हाइड्रोलाइज किया जाता है, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, या कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन हैलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स, इनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसके बाद लाइसिस। लाइसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट कैटालाइज, जो कि कैटालाइज करते हैं रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स किससे, सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट से ग्रुप्स रिमूव किए जाते हैं। लेकिन यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, हाइड्रोलिसिस को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, और पीछे क्या छोड़ते हैं, डबल बॉन्ड्स। यहां पर आप देख सकते हो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और इन पर ग्रुप्स अटैच्ड है एक्स एंड वाई। यहां पर आप देख सकते हो एक्स और वाई को हटाया गया और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स बन गए, लिविंग डबल बॉन्ड्स। तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बन गए और रिमूव क्या किए गए, ग्रुप्स को रिमूव किया गया। उसके बाद आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइज करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स, जो कि ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स को इंटर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को आइसोमेरेसिस कहते हैं। इसके बाद लाइगेसिस। लाइगेसिस जो हमारा छठा क्लास है एंजाइम्स का, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइज करते हैं किसको, ऐसी रिएक्शंस को जिसमें 2 कंपाउंड्स को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे जब 2 कंपाउंड्स को जोड़ा जाएगा तो ऐसे एंजाइम्स को लाइगेसिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे एंजाइम्स जो कि कैटालाइज करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, या कार्बन और सल्फर को जोड़ते हैं, या कार्बन और नाइट्रोजन को जोड़ते हैं, या फास्फोरस और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स बनाते हैं, इनको लाइगेसिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि एंजाइम्स किस चीज के बने हुए होते हैं,
पॉलीपेप्टाइड्स की। इनमें एक पॉलीपेप्टाइड या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। However, there are number of cases in which non-protein constituent called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme actively catalytically active। यानी कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिनके साथ कोफैक्टर्स जो कि नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि प्रोटीन के नहीं बने हुए होते हैं लेकिन प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड होते हैं, उनको कोफैक्टर्स बोलते हैं। और उनसे क्या होता है, वो एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बना देते हैं, एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, इनको कोफैक्टर्स कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि प्रोटीन पार्ट जो है, प्रोटीन पार्ट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है प्रेजेंट, और इसके साथ कोई कोफैक्टर जुड़ा हुआ हो सकता है, सो दैट ये जो एंजाइम है ये क्या बनेगा, एंजाइमेटिकली एक्टिव। ठीक है, ये जो प्रोटीन पार्ट होता है इसमें, इस प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं, इस प्रोटीन पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। अब जब एपो एंजाइम कोफैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है तब इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, हॉलो एंजाइम, यानी कंप्लीट एंजाइम, इसको बोलते हैं हॉलो एंजाइम। ठीक है, इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, जो कि मैंने अभी बोला आपसे। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स, 3 किस्म के कोफैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, दूसरे होते हैं कोएंजाइम्स और मेटल आयंस। यानी कोफैक्टर्स जो है, कोफैक्टर्स के 3 टाइप्स हो सकते हैं। कोफैक्टर्स, नंबर फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, नंबर सेकंड कोएंजाइम, नंबर थर्ड जो है दैट इज मेटल आयन, दैट इज मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक ग्रुप कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अब ये बाकी कोफैक्टर्स से कैसे मुख्तलिफ होता है, ये इस तरह से मुख्तलिफ होता है क्योंकि ये जो है टाइटली बाउंड होता है विद द एपो एंजाइम, यानी ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है। और जो कोफैक्टर टाइटली बाउंड होगा एपो एंजाइम के साथ, यानी प्रोटीन पार्ट के साथ, ऐसे कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पर ऑक्सीडेसिस जो कि एंजाइम्स हैं, और कैटालिसिस, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक कर देते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है वो हार्मफुल होता है टू द सेल्स, लिविंग सेल्स के लिए। और इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं दैट आर पेरोक्सिडेसिस एंड कैटालिसिस, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ते हैं और इससे क्या बनता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। इन पेरोक्सिडेसिस और कैटालिसिस में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम। ठीक है, ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है, और ये इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट। ये कहां पर होता है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिडेसिस और कैटालिसिस के एक्टिव साइट्स में। अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लेकिन ये डिफर करते हैं, बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। इनकी जो एसोसिएशन होती है एंजाइम के साथ वो ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी होती है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, क्योंकि ये उतने मजबूतली या हम कह सकते टाइटली बाउंड नहीं होते। इनकी जो एसोसिएशन होती है दैट इज टेम्परेरी, usually occurring during the course of catalysis. Furthermore, coenzymes serve as cofactors. Coenzymes भी act करते हैं as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reactions. coenzyme बहुत सारी reactions में involve होते हैं। The essential chemical components of many coenzymes are vitamins. और केमिकल जो ये हमारे पास कोएंजाइम्स होते हैं, इनके जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो विटामिन्स होते हैं, यानी विटामिन से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोएंजाइम है निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या NADP, ये विटामिन नायासिन से बने हुए होते हैं, यानी विटामिन B3 से, विटामिन B3। एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड, ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, जिनको मेटल आयंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी आपके पास ये कोई मेटल है, जब ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है, जब ये मेटल
लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या बनेगा, मेटल आयन, मेटल आयन। और इस पर कौन सी चार्ज आती है, इस पर चार्ज आती है पॉजिटिव की, तो इसको बोलते हैं मेटल आयन। जब मेटल क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन्स को, तो मेटल आयन बनता है। तो ऐसे मेटल आयन्स जुड़े हुए होते हैं एंजाइम्स के साथ, ठीक है। ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर देयर एक्टिविटी। विच फॉर्म, ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं एट द एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट पर साइड चेन्स होती है अमीनो एसिड्स की, उन साइड चेन्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक मेटल जो है ये पेयर, लोन पेयर जो है, लोन पेयर को डोनेट कर देता है कंप्लीटली, एक लोन पेयर को कंप्लीटली, एक लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट, और वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एट द एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, यानी एक तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, साइड चेन्स ऑफ द एंजाइम जो कि एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा ये कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं विद द सबस्ट्रेट आल्सो, विद द सबस्ट्रेट आल्सो। जैसे कि जिंक है, जिंक एक कोफैक्टर है किस एंजाइम का, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का, ठीक है। क्या करते हैं ये मेटल आयन्स, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं विद द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट्स पर जो साइड चेन्स है उनके साथ, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स किनके साथ बनाते हैं, सबस्ट्रेट के साथ। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी खो जाती है जब कोफैक्टर को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि कोफैक्टर जो है ये क्रूशल रोल प्ले करता है इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो इस तरीके से जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो हमारी चैनल है BR एकेडमी, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो हमारा आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। उनको भी NCERT को अंडरस्टैंड करने में जो है हेल्प हो जाए। और आपसे मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां पर भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और वो डाउट्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए।